Good morning class. I welcome all of you to the Logic and Philosophy online classes. जैसे आप सबको पता है हम लोग अभी चैप्टर 3 दैट इज हाइपोथेसिस चैप्टर कर रहे हैं. तो अब तक हम लोगों ने बहुत से टॉपिक इस चैप्टर का फिनिश कर लिया है. ओके मैंने फर्स्ट क्लास ऑफ हाइपोथेसिस में ही बताया था कि इस चैप्टर में 7 टॉपिक्स है. देयर आर 7 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर. ठीक है. और अब तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट 5 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया है और सिर्फ 2 टॉपिक्स ही बाकी है. उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर. ठीक है. सो आज का जो वीडियो है मैं आप लोगों को शुरुआत से एक बार रिवाइज कराऊंगी. जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर का कंप्लीट किया है, दैट वी विल रिवाइज फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके. After revising all the topics, in my next video, I will explain you the next topic of this chapter. ठीक है. Now सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था इस चैप्टर में वो है what is hypothesis. Hypothesis क्या है? Okay. Hypothesis is a provisional supposition. It is a tentative suggestion made for explaining fact. हाइपोथेसिस जो है इट इज अ प्रोविजनल सपोजिशन. ओके. इट इज अ टेंटेटिव सजेशन मेड फॉर एक्सप्लेनिंग फैक्ट. सो किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं? हम लोग शुरुआत करते हैं हाइपोथेसिस बनाने से. ये एक तरह का सजेशन है. हाइपोथेसिस का मतलब एक तरह का सजेशन. ठीक है. एक तरह का अंदाजा लगाना भी आप कह सकते हो. जब भी हम लोग किसी केस को सॉल्व करना चाहते हैं, एट दैट टाइम द केस इज कंप्लीटली न्यू फॉर अस. ठीक है. तो हम लोगों को शुरू कहाँ से करना है? हम लोगों को शुरू करना है हाइपोथेसिस से और हम लोग वहीं से शुरू करते हैं. हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद ऐसा है, शायद वैसा है, शायद इसको इसने इस तरह से किया है. दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस दैट ऑल्सो विथ मे बी वी स्टार्ट. मे बी इट इज लाइक दिस, मे बी इट हैज डन बाय दिस पर्सन. सो इस तरह का जो अंदाजा हम लोग लगाते हैं, इस तरह का जो सजेशंस हम लोग देते हैं, उसको ही हाइपोथेसिस कहा जाता है. इट इज अ टेंटेटिव सजेशन. टेंटेटिव मतलब दैट विच इज नॉट सर्टेन, जो फ्यूचर में चेंज भी हो सकता है. टेंटेटिव मतलब दैट विच इज नॉट डेफिनेट. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस. एंड हाइपोथेसिस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और एनी काइंड ऑफ cause. It is necessary, also necessary for obtaining knowledge. So what is hypothesis? A hypothesis is a provisional supposition. It is a tentative suggestion made for explaining fact. Clear? Now जो next topic हम लोगों ने पढ़ा वो था कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस का नेचर क्या है और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस. सो हम लोगों ने देखा कि देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस इज दैट इट इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन फैक्ट. हाइपोथेसिस का नेचर ही है फैक्ट को, फेनोमेना को एक्सप्लेन करना. द फेनोमेना अंडर विच द इन्वेस्टिगेशन इज टेकिंग प्लेस और द इवेंट इज टेकिंग प्लेस, उस फेनोमेना को एक्सप्लेन करना इज द मेन नेचर और द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ hypothesis. So the first characteristics of hypothesis is that hypothesis is an attempt to explain facts. Now दूसरा characteristics, hypothesis organize facts in a meaningful pattern. Before making hypothesis, the facts or the evidence are separate from each other. But with the help of hypothesis, we organize the facts in a meaningful pattern. तो हाइपोथेसिस का दूसरा नेचर या फिर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हाइपोथेसिस सारे एविडेंस को या फिर सारे फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करता है इन अ सिस्टमैटिक वे, इन अ मीनिंगफुल वे. सो दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ hypothesis. The third characteristics of hypothesis is that hypothesis is provisional in character. So hypothesis का जो nature है वो provisional है. What is provisional? Provisional मतलब that which is not final, which is
फॉर द टाइम बीइंग, वी यूज हाइपोथेसिस फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, इट इज नॉट फाइनल। अगर हाइपोथेसिस फाइनल होता या फिर फाइनल हो जाए तो फिर वो और हाइपोथेसिस रहता ही नहीं है, वो एक ट्रुथ बन जाता है, इट बिकम्स अ ट्रुथ। सो हाइपोथेसिस कैन नेवर बी फाइनल, इट इज ओनली प्रोविजनल इन कैरेक्टर। हम लोग हाइपोथेसिस फॉर द टाइम बीइंग यूज करते हैं किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए, जो फॉर द टाइम बीइंग वी मेक हाइपोथेसिस, हम लोग अंदाजा लगाते हैं, ओके। सो दैट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक और द नेचर ऑफ हाइपोथेसिस। नाउ व्हाट इज द लास्ट characteristics of hypothesis? The last characteristics of hypothesis is that hypothesis is an activity of rational mind, okay? जो रैशनली सोच सकता है, लॉजिकली सोच सकता है, जो सुपरस्टिशंस पर बिलीव नहीं करता है, अंधविश्वास पर बिलीव नहीं करता है, वो लोग ही एक अच्छा हाइपोथेसिस बना सकते हैं और किसी भी केस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। So this is the fourth characteristics of hypothesis, that hypothesis is an activity of a rational mind, a logical mind. ठीक है? Clear? So these are the four characteristics of hypothesis. Now what is the next topic? The next topic is the stages of hypothesis. So there are 4 stages of hypothesis again. Hypothesis के 4 stages है। सबसे पहला स्टेज है ऑब्जर्वेशन, देन फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उसके बाद है डिडक्शन एंड द लास्ट वन इज वेरिफिकेशन, ठीक है। नाउ सबसे पहला ऑब्जर्वेशन। सो मैं अपने फर्स्ट क्लास से ही आप लोगों को बता रही हूँ कि किसी भी केस को सॉल्व करना हो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, कोई भी नॉलेज ऑब्टेन करना हो, हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ता है ऑब्जर्वेशन से। सो हाइपोथेसिस का फर्स्ट स्टेज भी ऑब्जर्वेशन ही है। जब भी आप लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहोगे तो क्या करोगे? सबसे पहले हम लोग उस जगह को, उस इवेंट को, उस सर्कमस्टांसेस को, उस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। एंड व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन इज द रेगुलेटेड परसेप्शन ऑफ इवेंट विद अ डेफिनेट पर्पस। जब भी हम लोग एक पर्पस के साथ परसीव करते हैं, देन इट बिकम्स ऑब्जर्वेशन, ओके। इट इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल परसेप्शन। सो ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का फर्स्ट स्टेज ऑब्जर्वेशन है, जहां पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। क्यों ऑब्जर्व करते हैं? एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, मटेरियल्स कलेक्ट करने के लिए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। नाउ दूसरा जो स्टेज है वो है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपोथेसिस में, उससे हम लोगों को मटेरियल्स मिलता है। उस मटेरियल्स के बेसिस पर हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि शायद ऐसा हुआ था, शायद ऐसा हुआ होगा, ओके। उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ओके। वी अज्यूम, वी सपोज, इट्स अ सपोजिशन, ओके। सो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। दिस इज द सेकेंड स्टेज। द थर्ड स्टेज इज डिडक्शन। सो जब हम लोग अंदाजा लगाते हैं, हम लोगों को कुछ भी पता नहीं होता उस केस के बारे में, हम लोग बहुत सारा अंदाजा लगाते हैं, राइट, बहुत सारा हाइपोथेसिस बनाते हैं, पर सारे हाइपोथेसिस तो काम का नहीं होता है, सारे हाइपोथेसिस रेलिवेंट नहीं होता है उस केस के साथ, ठीक है। सो जो रेलिवेंट होता है उसको हम लोग बहुत सारे हाइपोथेसिस में से चूज करते हैं। वी डिड्यूस द रेलिवेंट वन, द इम्पॉर्टेंट वन, एंड वी रिजेक्ट द इरेलीवेंट वन। सो बहुत सारे हाइपोथेसिस में जो हम लोगों को इम्पोर्टेंट लगता है, जिससे कि वो केस सॉल्व हो सके, हम लोग उसको चूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड डिडक्शन, okay, we deduce the important one with the help of which we can solve the problem, and we eliminate the one which is irrelevant or less important hypothesis, ठीक है। So this is the third stage of hypothesis, that is deduction. Now let us come to the last stage. The last stage is verification. तो जो hypothesis हम लोगों ने choose किया है, deduce किया है, उसको वेरीफाई करना भी जरूरी है कि क्या सच में वो हमारे काम का हाइपोथेसिस है, सच में क्या वो हमारे इस केस को सॉल्व कर सकता है। सो दैट इज नोन एज वेरिफिकेशन। वी हैव टू वेरीफाई इट वेदर दैट हाइपोथेसिस इज रियली रेलिवेंट टू द केस, वेदर इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू द केस। सो दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ hypothesis, that is called verification. Now this stage, just let me explain you with an example. Suppose अगर आप अपने घर गए, कॉलेज से घर गए, जाके देखा कि आपकी खिड़की का शीशा टूटा हुआ है,
तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आएगा कि ये किसने किया, राइट। सो उस केस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले यू विल ऑब्जर्व दैट प्लेस, ओके, कि कहीं पे कोई बॉल या फिर पत्थर कुछ है क्या जिससे ग्लास में लग के वो टूट सकता है, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेज, यू विल ऑब्जर्व फर्स्ट। नाउ सेकेंड स्टेज, आफ्टर ऑब्जर्विंग, सपोज आपको वहां पे एक पत्थर भी मिला और एक बॉल भी मिला, सपोज, ओके। सो दिस आर द मटेरियल्स विच यू गेट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन. So after observing, you will start making hypothesis with the materials which you get from observation. So what hypothesis you will make? क्या अंदाजा लगाओगे आप लोग कि शायद बाहर बच्चे खेल रहे थे, क्रिकेट का बॉल लग गया और ग्लास टूट गया. दिस इज द फर्स्ट hypothesis you will make. The second hypothesis you will make कि मे बी किसी ने बाहर से पत्थर मारा होगा और ग्लास टूट गया. This is the second hypothesis. The third hypothesis you will make, मे बी बहुत जोर से हवा आया और खिड़की खुली थी तो ग्लास टूट गया. This is the third one. The fourth one what you will make, मे बी घर के अंदर से किसी ने कुछ लग गया हो या फिर किसी ने कुछ मारा हो उस ग्लास में जिसकी वजह से वो ग्लास टूट गया. This is the fourth hypothesis. So many hypotheses you have made to solve the problem. Okay, so this is called formation of hypothesis. The third one is deduction. So इन चारों में से क्या चारों ही रेलिवेंट है टू द केस? नो. तो उनमें से आपको चूज करना पड़ेगा दैट विच इज मोर रेलिवेंट. सो सपोज आप लोगों ने दो चूज किया, एक बॉल से क्योंकि आप लोगों को वहां पे बॉल मिला और एक पत्थर से टूटा क्योंकि पत्थर भी मिला. सो दो आप लोगों ने डिड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड डिडक्शन, द रेलिवेंट वंस. आफ्टर दैट आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि विच वन इज करेक्ट. So how you will verify? You will verify by asking your parents, asking your family members, asking your neighbors. किसी ने तो देखा होगा. तो जिसने भी देखा, सपोज किसी ने देखा कि बाहर बच्चे खेल रहे थे और बॉल लग गया इसलिए आपका ग्लास टूट गया. So you have verified the reduced hypothesis कि बॉल लग के वो ग्लास टूट गया. So that is called verification. Okay. So these are the four stages of hypothesis. I hope it is clear. Now let us come to the next topic, that is the uses of hypothesis. Again there are four uses of hypothesis. सबसे पहला use ये है, hypothesis is the starting point of every investigation. तो जैसे मैंने पहले बोला, hypothesis जो है it is the starting point of any kind of investigation, whether it is scientific, unscientific, whether it is observation, experiment. हर केस को सॉल्व करने का, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टार्टिंग पॉइंट इज हाइपोथेसिस. सो दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ हाइपोथेसिस. नाउ द सेकेंड यूज, हाइपोथेसिस मेक्स डिडक्शन पॉसिबल. जैसे मैंने अभी बोला आप लोगों को, जो एक्सपेरिमेंट या फिर ऑब्जर्वेशन से हम लोगों को ना मिल सके वो हाइपोथेसिस से हम लोगों को मिल सकता है. हम लोग जब बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उनसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं द रेलिवेंट वन, जिसके हेल्प से हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. So the next use is hypothesis makes deduction possible. Third, hypothesis aims to explain the phenomena of nature. So hypothesis का nature ही है explain करना. Okay. So कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए हाइपोथेसिस बनाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वी कैनॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. क्यों हाइपोथेसिस बनाना जरूरी है? क्योंकि हाइपोथेसिस हम लोगों को एक्सप्लेन करेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था. Okay, so it is the nature of hypothesis. Hypothesis explain the facts or it explains the phenomena under investigation. So this is the third use of hypothesis. Now the fourth use is that in our everyday life we are constantly making hypothesis to explain facts of our experience. तो hypothesis जो है वो हम लोग रोज अपने डे टू डे लाइफ में बनाते हैं, because hypothesis is an problem solving activity. Making hypothesis is an problem solving activity. वो प्रॉब्लम छोटा हो, बड़ा हो, घर का हो, बाहर का हो, सारे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस. और एवरी डे अगर आप लोग इस यूजेस ऑफ हाइपोथेसिस को अपने प्रैक्टिकल लाइफ से मैच करें तो आप लोगों को समझ में आएगा कि एवरी डे हम लोग छोटा मोटा हाइपोथेसिस बनाते ही रहते हैं अपने डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. सो दिस इज द फोर्थ यूज ऑफ हाइपोथेसिस. सो दीज आर द फोर यूजेस ऑफ hypothesis. Okay. Now let us come to the forms of hypothesis. What are the forms of hypothesis? There are three forms of hypothesis. Hypothesis concerning agent, hypothesis concerning law, hypothesis concerning collocation.
So these are the forms of hypothesis, 3 forms. ठीक है, hypothesis concerning agent, hypothesis concerning law and hypothesis concerning collocation. These are the 3 forms of hypothesis. For example, let me explain these forms with the help of another example. Suppose किसी बैंक में रॉबरी हो गया है, चोरी हो गया है किसी बैंक में, ठीक है। तो फिर जब हम लोग हाइपोथेसिस, हम लोग यानी जो पुलिस होगा, जो इन्वेस्टिगेटर होगा उस केस का, जब वो हाइपोथेसिस बनाएगा उस चोर को, उस थीफ को खोजने के लिए, then it is known as hypothesis concerning agent. Here who is the agent? The thief is the agent. जिसने वो काम किया किसी भी केस में, the person who has done the activity, he is known as the agent. और उसको खोजने के लिए जब हम लोग हाइपोथेसिस बनाएंगे, then that is known as hypothesis concerning agent. Now दूसरा, वो जो चोरी हुआ, जिसने भी वो चोरी किया है, द एजेंट जिसने चोरी किया है, उसने कोई प्लान से चोरी किया होगा. देयर मस्ट बी अ प्लान, राइट. सो उस प्लान को कहा जाता है हाइपोथेसिस कंसर्निंग लॉ. जब हम लोग हाइपोथेसिस बनाएंगे उस प्लान को खोजने के लिए, देन दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस कंसर्निंग लॉ. नाउ द थर्ड वन इज कोलोकेशन. सो सिर्फ प्लान से तो काम नहीं चलेगा. ऑब्वियसली उसने कुछ अरेंजमेंट किया होगा टू रॉब द बैंक, कुछ तो अरेंजमेंट उसने किया है. सो जब उस अरेंजमेंट को खोजने के लिए, टू फाइंड आउट द अरेंजमेंट व्हेन वी विल मेक हाइपोथेसिस, देन दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस कंसर्निंग कोलोकेशन. अंडरस्टैंड? सो दीज आर द 3 forms of hypothesis. Now let us come to another topic that is known as kinds of hypothesis. So there are 4 kinds: explanatory hypothesis, descriptive hypothesis, analogical hypothesis and working hypothesis. Now before going to the kinds of hypothesis, let us come back to the forms of hypothesis once again. ध्यान से सुनना. According to Stebbing, okay, Stebbing is a logician. According to Stebbing, उन्होंने ये जो 3 forms है, ये 3 forms को 2 forms कर दिया है. कैसे 2 forms किया है? उन्होंने हाइपोथेसिस कंसर्निंग एजेंट और हाइपोथेसिस कंसर्निंग कोलोकेशन, हाइपोथेसिस कंसर्निंग एजेंट और हाइपोथेसिस कंसर्निंग कोलोकेशन को जोड़ दिया है. स्टेबिंग ने हाइपोथेसिस कंसर्निंग एजेंट और हाइपोथेसिस कंसर्निंग कोलोकेशन को जोड़ दिया है. जोड़ के उन्होंने बनाया है हाइपोथेसिस कंसर्निंग कॉज. हाइपोथेसिस कंसर्निंग कॉज, ये देखो, ये हाइपोथेसिस कंसर्निंग एजेंट, ये हाइपोथेसिस कंसर्निंग कोलोकेशन, दोनों को जोड़ के हाइपोथेसिस कंसर्निंग कॉज. ठीक है. अभी देयर आर 2 फॉर्म्स हो गया. फॉर्म्स जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस, यू हैव टू राइट द 3 फॉर्म्स. बट व्हेन इट कम टू काइंड्स, देन अकॉर्डिंग टू स्टेबिंग देयर आर 2 फॉर्म्स. ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज. जब काइंड्स में आएगा देन इट बिकम्स 2 फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू स्टेबिंग. अदरवाइज देयर आर 3 फॉर्म्स ओनली. पर स्टेबिंग ने दोनों को जोड़ के हाइपोथेसिस कंसर्निंग कॉज कर लिया है. सो हियर देयर आर 2 फॉर्म्स नाउ, हाइपोथेसिस कंसर्निंग कॉज एंड हाइपोथेसिस कंसर्निंग लॉ. अकॉर्डिंग टू स्टेबिंग देयर आर 2 फॉर्म्स, हाइपोथेसिस कंसर्निंग कॉज, हाइपोथेसिस कंसर्निंग लॉ. ठीक है, क्लियर? समझ में आया ये? नाउ व्हाट इज एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस? जब ये हाइपोथेसिस कंसर्निंग कॉज, जब किसी प्रॉब्लम के कॉज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस. एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स द फेनोमेना बाय अज्यूमिंग अ कॉज. एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस किसी भी केस के कॉज को खोजने के लिए हमें हेल्प करता है. It explains the entire phenomena by assuming a cause. एक cause को assume करता है, hypothesis बनाता है. ओके, शायद ये cause है, शायद वो cause है, इस तरह का hypothesis बनाता है explanatory hypothesis, so that we can find out the true cause or the real cause, which is known as Vera cause. Very important question. Vera cause means true cause. ठीक है. तो when
किसी भी प्रॉब्लम का कॉज तक पहुंचने के लिए जब हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं, सो दैट इज नोन एज एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस. सो व्हाट इज एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस? एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स द फेनोमेना बाय अज्यूमिंग अ कॉज. ठीक है, क्लियर? दूसरा, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस. डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस डिस्क्राइब्स द मैनर, द प्लान, द लॉ. ओके, explanatory hypothesis is concerned with hypothesis concerning cause. Descriptive hypothesis is concerned with hypothesis concerning law. क्योंकि डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस हमें डिस्क्राइब करता है कि कौन से प्लान से वो रॉबरी हुआ है. ओके, कौन से मैनर से वो रॉबरी हुआ है. ओके, तो कोई भी चीज को, कोई भी क्राइम को अंजाम देने के लिए द क्रिमिनल हैज अ प्लान. ओके, सो उस प्लान को डिस्क्राइब कौन करता है? उस प्लान को डिस्क्राइब करता है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस. ओके, सो व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस? डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस डिस्क्राइब्स द मैनर अंडर विच द फेनोमेना हैज टेकन प्लेस. क्लियर? व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव? सो टू बी वेरी सिंपल, एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स द फेनोमेना बाय अज्यूमिंग अ कॉज. कॉज को खोजने की कोशिश करता है एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस. डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस डिस्क्राइब्स द मैनर इन विच द इवेंट हैज टेकन प्लेस. ओके, नाउ लेट अस कम टू एनालॉजिकल हाइपोथेसिस. एनालॉजी मतलब रिजेम्बलेंस बिटवीन टू थिंग्स. एनालॉजिकल हाइपोथेसिस यूज जनरली होता है किस तरह के क्राइम पे? ओके, जो सीरियल किलिंग्स या फिर सीरियल मर्डर का जो क्राइम्स होता है, उस तरह के क्राइम पे एनालॉजिकल हाइपोथेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल, अगर 2-3 रॉबरी एक साथ हुआ, एक के बाद एक, तो फिर व्हाट पुलिस विल डू? फर्स्ट रॉबरी केस का जो भी सबूत, जो भी एविडेंस उन लोगों को मिला होगा, वो दूसरे रॉबरी के साथ कंपेयर होगा और उसको फिर तीसरे रॉबरी के साथ कंपेयर करेंगे. जब तीनों केस को कंपेयर करके अगर उन लोगों को लगा कि द एविडेंस आर सिमिलर, जैसे एनालॉजी में हम लोगों ने पढ़ा कि एनालॉजी मीन्स रिजेम्बलेंस बिटवीन टू थिंग्स, तो अगर तीनों केस के एविडेंसेस आर सिमिलर, दैट मीन्स इट इज द केस ऑफ सीरियल मर्डर और फिर सीरियल रॉबरी. Okay, so analogical hypothesis means comparing 2 or 3 problems and finding out whether the evidence are similar or not. If the evidence are similar to each other, then we can understand that it is a case of serial murder या फिर serial robbery. Okay, so for that reason analogical hypothesis is important. Now let us come to the last one, that is working hypothesis. वर्किंग हाइपोथेसिस का मतलब